आगे की कहानियाँ इसी इक्वेशन के आधार पे हैं। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ देखो, फिर इसी इक्वेशन को कुछ भी करने से पहले मैथ्स से रिलेटेड एक और पॉइंट देखते हैं। इससे पहले हमने एक पॉइंट देखा था मैथ्स से रिलेटेड, अब मैथ्स से रिलेटेड एक और पॉइंट देखते हैं जो हमको यहाँ पे यूज़ होने वाला है। दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 4x² है। इस 4x² को फंक्शन ऑफ x कहा जा सकता है। तो फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू यहाँ पे है 4x²। फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x² है। फंक्शन ऑफ x 4x² होगा तो फंक्शन ऑफ वही फंक्शन ऑफ y क्या होगा, 4y² होगा। वही फंक्शन ऑफ z क्या होगा, 4z² होगा। मतलब ये फंक्शन बता रहा है कि वो कैसे x को कैसे ये फंक्शन मॉडिफाई करने वाला है, z को कैसे मॉडिफाई करने वाला है। यहाँ पे जो भी फंक्शन है यहाँ पे वही फंक्शन है, सेम फंक्शन है। अब ये 4x² को हम 2x² लिख सकते हैं। अब इसको हम कह सकते हैं सेम फंक्शन ऑफ 2x। ऐसे कहेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत है ये, गलत। इसको चाहो तो कह सकते हैं सम अदर फंक्शन ऑफ 2x। g फंक्शन ऑफ 2x है। मतलब g फंक्शन ऑफ x हो जाएगा x², मतलब g फंक्शन ऑफ y हो जाएगा y²। ऐसा फंक्शन का एक मीनिंग बन रहा है यहाँ पे, पर्टिकुलर फंक्शन, एक टाइप ऑफ फंक्शन। देखो ये ऐसा फंक्शन है कि जो भी यहाँ पे है उसको स्क्वायर करेगा 4 से मल्टीप्लाई करेगा, जो भी यहाँ पे है स्क्वायर करेगा 4 से मल्टीप्लाई करेगा। ये एफ फंक्शन जो ऐसा फंक्शन है, एफ फंक्शन जो है ऐसा फंक्शन है कि जो भी है यहाँ पे स्क्वायर करेगा 4 से मल्टीप्लाई करेगा। जी फंक्शन ऐसा है कि जो भी इसके अंदर है उसको स्क्वायर करेगा बस, और जी फंक्शन जो है जो भी उसके अंदर है उसको स्क्वायर करेगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि 4x² इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x जो हम पहले से जानते हैं, और फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x²। 4x को 2x² लिख सकते हैं। 2x² जो है इसको g फंक्शन ऑफ 2x कहा गया है। तो फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू f फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू g फंक्शन ऑफ 2x। अब पूरा कहानी से कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि कोई तो फंक्शन ऑफ 2x को सम अदर फंक्शन ऑफ x माना जा सकता है बिकॉज 2 कांस्टेंट। तो कोई तो फंक्शन ऑफ 2x को सम अदर फंक्शन ऑफ x माना जा सकता है। दैट इज़ द कंक्लूजन। तो यहाँ का कंक्लूजन ये है कि कोई तो फंक्शन ऑफ 2x को सम अदर फंक्शन ऑफ x माना जा सकता है, 2 को हटा के। बस यही बात है। इस बात के आधार पे अब मेरा पॉइंट मैं नोट करने वाला हूँ। नोट हेडिंग में कहानी शुरू करूँगा। जो इक्वेशन हमने बनाया है y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ, एक इक्वेशन हमने बनाया और उसी से खेल चला रहे हैं। बहुत सारे बातें इसी में से पता किया हमने, और भी बातें कुछ यहाँ पे कंक्लूड करने वाले हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं y जो है फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी है, इसको vt माइनस एक्स बाई वी ऐसा मान सकते हैं। अब इसमें जैसा यहाँ पे देखो, ये 2 को हटा के फंक्शन का नाम बदल दिया। इसमें g फंक्शन ऑफ 2x इज़ इक्वल टू f फंक्शन ऑफ x। सो g फंक्शन ऑफ 2x में से 2 को हटा के सम अदर फंक्शन ऑफ x लिखा मैंने यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे v हटा के, v कांस्टेंट को ही हटा सकते हैं। ये कांस्टेंट को हटा के हम लिख सकते हैं g फंक्शन ऑफ ऐसे। फिर y इज़ इक्वल टू जी फंक्शन ऑफ वी टी माइनस एक्स। इसको फिर मैं लिखूँगा जी फंक्शन ऑफ, इसको मैं क्या करता हूँ, ये से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये वी टी माइनस ए एक्स ऐसे, ये वी टी माइनस ए एक्स। ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा,
सो y इज़ द फंक्शन ऑफ ए वी टी माइनस एक्स बाई ए। अब y इज़ इक्वल टू, इसमें से फिर ये को हटा के फंक्शन का नाम बदलता हूँ, फंक्शन का नाम h करता हूँ मैं, h फंक्शन ऑफ ऐसे ऐसे बन रहा है। अब इसको मैं लिखूँगा फाइनली y इज़ इक्वल टू h इंटू ए वी को b लिखता हूँ बी टी और ए एक्स को ए एक्स। तो यहाँ पे कंक्लूजन ए वी इज़ इक्वल टू बी अगर होगा तो कंक्लूजन है कि y इज़ फंक्शन ऑफ, जो हमारा इक्वेशन है उसको ऐसे हमने कन्वर्ट किया। क्या फ़ायदा है ऐसा कन्वर्ट करने से, देखते हैं, इधर आगे लेके चलते हैं उसी इक्वेशन को। y इज़ इक्वल टू हमको मिला है y इज़ इक्वल टू h फंक्शन ऑफ बी टी माइनस ए एक्स, और इसमें हमको ये भी मिला कि ए वी इज़ इक्वल टू बी। इसमें से v जो वेव वेलोसिटी है इज़ इक्वल टू बी बाई ए। तो वेव वेलोसिटी इज़ इक्वल टू बी बाई ए, बी नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ टाइम बाई ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये है कंक्लूजन, इस कंक्लूजन के लिए हमने बनाया। तो जब भी हमारे पास वेव इक्वेशन होगा y इज़ इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ बी टी माइनस ए एक्स, देन कोफिशिएंट ऑफ t बाई कोफिशिएंट ऑफ x इज़ गोइंग टू गिव द वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी को पता करने के लिए हमने एक इक्वेशन बनाया। हमने इस इक्वेशन को बनाने के लिए पूरा कहानी, इससे पहले वाली जो भी कहानी हमने चलाई थी इस इक्वेशन को बनाने के लिए चलाई थी। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन ये है कि वेन एवर ये वेव इक्वेशन इज़ some function of bt minus ax, then coefficient of t by coefficient of x is going to be the wave velocity. So y is equal to function of t minus x by v वाला जो कहानी हमने पता किया था उसके अंदर से एक और बात यहाँ पे यूज़फुल बात हमने कंक्लूड किया। अब एक और कहानी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं नोट करता हूँ डिस्टर्बेंस इक्वेशन, और इधर वेव इक्वेशन। डिस्टर्बेंस इक्वेशन, वेव इक्वेशन, और सबसे पहले मैं जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखता हूँ। जनरलाइज्ड डिस्टर्बेंस इक्वेशन इज़ y इज़ फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ वाइब्रेशन, टाइम ऑफ द टाइम इंटरवल फॉर विच इट इज़ इन डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पे वाइब्रेशन जैसा है, डिस्टर्बेंस ऐसे है, डिस्टर्बेंस कैसे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाइब्रेशन बोल सकते हैं। सो टाइम ऑफ डिस्टर्बेंस, द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल इज़ इन डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं, या फिर द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल इज़ इन वाइब्रेशन, नथिंग बट टाइम ऑफ वाइब्रेशन सिंपली कह सकते हैं। और इधर वेव इक्वेशन हमने देखा है y इज़ फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, सिर्फ ये जो भी फंक्शन है ये भी वही फंक्शन है, सिर्फ यहाँ पे t के प्लेस में यहाँ पे t माइनस एक्स बाई वी, सिर्फ t के प्लेस में t माइनस एक्स बाई वी आता है। सो डिस्टर्बेंस इक्वेशन y इज़ इक्वल टू ए साइन ओमेगा t अगर होगा तो वेव इक्वेशन हो जाएगा y इज़ इक्वल टू ए साइन ओमेगा, t के प्लेस में t माइनस एक्स बाई वी, वेव इक्वेशन हो गया। इसको हम मॉडिफाई करके ऐसे बना सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स, और एक बार मॉडिफाई करके ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। ओमेगा बाई वी को क्या कहते हैं, एक्स। और ये जो वेव है जिसमें डिस्टर्बेंस SHM है, द वेव इन विच डिस्टर्बेंस इज SHM इज कॉल्ड एज हार्मोनिक वेव। और हमारा डिस्कशन मेनली हार्मोनिक वेव के बारे में ही रहेगा। और
एक और डिस्टर्बेंस इक्वेशन जो हमारे पास है y इज़ इक्वल टू ये e पावर माइनस टी स्क्वेयर। तो वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा? वेव इक्वेशन हो जाएगा y इज़ इक्वल टू ये e पावर माइनस टी के प्लेस में t माइनस एक्स बाई वी, ये हो जाएगा वेव इक्वेशन। फिर y इज़ इक्वल टू ये बाई बी प्लस सी टी स्क्वेयर, अगर डिस्टर्बेंस इक्वेशन है तो वेव इक्वेशन हो जाएगा y इज़ इक्वल टू ये बाई बी प्लस सी टी के प्लेस में टी माइनस एक्स बाई वी। ऐसा डिस्टर्बेंस इक्वेशन को वेव इक्वेशन में बहुत आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन सब में t का कोफिशिएंट बाई x का कोफिशिएंट लगाएंगे तो वेव वेलोसिटी आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे t का कोफिशिएंट बाई x का कोफिशिएंट, t का कोफिशिएंट ओमेगा, x का कोफिशिएंट k नथिंग बट ओमेगा बाई v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। अब इसमें भी t का कोफिशिएंट 1 बाई x का कोफिशिएंट 1 बाई v, तो v आ जाएगा। तो सब में कैसे भी रहे इक्वेशन, t का कोफिशिएंट बाई x का कोफिशिएंट हम लगाएंगे तो वेव वेलोसिटी आ जाएगा। ये तो रेगुलर फॉर्मेट में रखा है हमने, क्वेश्चन में तो अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तब हमको ये फार्मूला जो है कोफिशिएंट ऑफ t बाई कोफिशिएंट ऑफ x वाला फार्मूला जो है काम आएगा। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन पता किया और पूरे कहानियाँ उसी के आधार पे चला। एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या बातें हमने डिस्कस की। सबसे पहले वेव इज़ नथिंग बट ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मतलब कोई भी पार्टिकल अपना पोजीशन से थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ़्ट, कुछ तो अपना पोजीशन से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बनाते हुए वापस आना चाहिए। मतलब कभी ना कभी वापस आना चाहिए, मतलब कभी ना कभी y इज़ इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब कम से कम एक बार y इज़ इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ऐसा जो डिस्प्लेसमेंट, ऐसा जो मोशन किसी पार्टिकल का रहेगा तो कह सकते हैं द पार्टिकल इज़ इन डिस्टर्बेंस। और ये कोई पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, फिर ये डिस्टर्ब हुआ, फिर ये डिस्टर्ब हुआ, फिर ये डिस्टर्ब हुआ, ऐसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिस्टर्ब होते चलेंगे। तो यहाँ का पार्टिकल यहाँ तो नहीं पहुँचा, लेकिन यहाँ का डिस्टर्बेंस यहाँ पे पहुँच गया, मतलब डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है। सो ऐसा जो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है इसी बात को कहते हैं वेव्स। और इसी को जनरलाइज्ड कहानी में यहाँ पे हमने कहा कि एक को सर्दी हुआ तो थोड़ी देर के बाद या फिर एक दो दिन के बाद दूसरे को हुआ, एक दो दिन के बाद दूसरे को हुआ, एक दिन के बाद दूसरे को हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक कोई ट्रैवल नहीं किया, लेकिन सर्दी ट्रैवल किया। सो सर्दी का वेव चल रहा है, ऐसा यहाँ पे कहनी चाहिए। और नेक्स्ट डिस्टर्बेंस की इक्वेशन, हमने 3 इक्वेशन डिस्टर्बेंस की इक्वेशन बनाए। ये तीनों इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट कभी ना कभी कम से कम एक बार तो ज़ीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्मॉल रहेगा। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल रहने के लिए ये जो एम्पलीट्यूड, ये जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है वाई के, वो सब स्मॉल वैल्यू ही रहेंगे। वाई के मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल रहेंगे तो हर एक वैल्यू मीन्स ये एनी टाइम वाई वैल्यू स्मॉल ही रहेगा। और ये 3 इक्वेशन के अलावा जनरलाइज्ड डिस्टर्बेंस का इक्वेशन कहना चाहिए तो ऐसे कह सकते हैं y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, वेयर t इज़ द टाइम इंटरवल फॉर विच पार्टिकल इज़ इन डिस्टर्बेंस। इसी को टाइम ऑफ वाइब्रेशन कह सकते हैं। सिंपली इसको मैं कहता हूँ टाइम ऑफ वाइब्रेशन। और इसके बाद हमने एक कहानी शुरू की। कहानी में क्या हुआ, कहानी में ऑरिजिन पे रहने वाला पार्टिकल t इज़ इक्वल टू 0 पे डिस्टर्ब हुआ, थोड़ी देर के बाद ये डिस्टर्ब हुआ, फिर ये डिस्टर्ब हुआ, फिर ये डिस्टर्ब हुआ, फिर ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ t इज़ इक्वल टू t1 पे। तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। टी मतलब क्या है, द टाइम फॉर विच दिस पार्टिकल इज़ इन वाइब्रेशन। कितना टाइम के लिए वाइब्रेशन है, मान लो ये अपना जर्नी शुरू किया, अपना वाइब्रेशन शुरू किया, अपना डिस्टर्बेंस शुरू किया 4 पे। फ़िलहाल का टाइम को टी कहते हैं जनरली। चलो फ़िलहाल का टाइम 10 अगर होगा तो ये पार्टिकल वाइब्रेट किया होगा 10-4 सेकेंड के लिए वाइब्रेट किया होगा। सो द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल इज़ इन वाइब्रेशन नथिंग बट 10-4। 10 मतलब टी है और 4 मतलब t1 है। और यहाँ पे डिस्टर्बेंस t इज़ इक्वल टू 0 पे डिस्टर्बेंस यहाँ पे था, t इज़ इक्वल टू 0 पे डिस्टर्बेंस यहाँ पे था, t इज़ इक्वल टू t1 पे डिस्टर्बेंस यहाँ पे गया। मतलब डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है x डिस्टेंस t1 टाइम में। सो डिस्टर्बेंस का जो स्पीड है, डिस्टर्बेंस ट्रैवल करने का जो स्पीड है उसको वेव वेलोसिटी कहते हैं। दैट वेव वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम।
इसमें से T1 इज इक्वल टू एक्स बाई वी होगा, तो यहाँ पे T1 हटा के एक्स बाई वी लगा देंगे। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इतना एक्स वैल्यू लगाऊंगा तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, इतना एक्स वैल्यू लगाऊंगा तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो डिफरेंट एक्स वैल्यू लगाते हुए डिफरेंट पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं। डिफरेंट टाइम लगाते हुए डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे कोई भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं। मीन्स दिस इक्वेशन कैन गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी टाइम। और ये एनी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एनी टाइम पे दे पा रहा है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं वेव इक्वेशन। तो ये है वेव इक्वेशन, और ये टॉपिक का नाम भी है वेव इक्वेशन। ये टॉपिक का नाम है वेव इक्वेशन। ये वेव इक्वेशन हमने बनाई, और जो भी बातें हम कर रहे हैं सिर्फ इसके आधार पे कह रहे हैं। यहाँ से आगे की बातें जो कह रहे हैं, मतलब अभी तक जो बातें चले हैं, यहाँ से आगे अभी तक जो बातें चले हैं इसके आधार पे चले हैं। तो इक्वेशन हमने बना ली। इक्वेशन हम बनाने के बाद इसके ही कहानियाँ देख रहे हैं हम लोग। कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन यहाँ पे एक बार हमने लिख लिया। वेव इक्वेशन की कंडीशन है कि इक्वेशन एक्स और टी का फंक्शन होना चाहिए, वाई हमेशा स्मॉल होनी चाहिए, कम से कम एक बार ज़ीरो होनी चाहिए, और ये रिलेशन वाई और एक्स के बीच का ऐसा रिलेशन होनी चाहिए, इसमें वी इज़ वेव वेलोसिटी। ये तीनों कंडीशन, चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो डेफिनेटली वेव होगा। जनरली 3 कंडीशंस देख लेंगे तो काफ़ी है, चौथा देखने की ज़रूरत नहीं है। वेरी रेयर सिचुएशन में चौथा देखना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाई जो इक्वेशन मिला है यहाँ पे, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी जो मिला है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे एक मैथ्स का इन्फॉर्मेशन नोट किया। फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स। तो वैसे ही ये एफ फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी, जिसको वाई कहते हैं, वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी माइनस एक्स बाई वी जो है एफ डैश टी माइनस एक्स बाई वी होगा। लेकिन हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसीलिए यहाँ पे एक डी एक्स लगा दिया मैंने, इधर भी एक डी एक्स लगा दिया। सो डी वाई बाई डी एक्स बोल के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर गया, सिंपलीफाई किया तो हमको ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है। और इसी पे ही कहानियाँ चल रहे हैं, मतलब इसी इक्वेशन पे कहानियाँ चल रहे हैं। तो अभी तक की जो भी बातें हैं सब इसी इक्वेशन पे चले हैं। किसी इक्वेशन पे y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी वाला इक्वेशन पे अभी तक की बातें चले थे। अब हम आगे की बातें देखते हैं। आगे की बातें भी देखने से पहले एक बार इसी इक्वेशन के कुछ दूसरे रूप भी देख लेते हैं। इसी इक्वेशन के दूसरे रूप मतलब जो हमने कहानी देखा है उसमें यहाँ पे पार्टिकल है, ऑरिजिन पे कोई पार्टिकल है और वो डिस्टर्ब हो रहा है t इज़ इक्वल टू 0 पे, और डिस्टर्बेंस इधर ट्रैवल करके जा रहा है, तो हमको मिला y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी, ऐसा मिला। अगर डिस्टर्बेंस इधर ट्रैवल करता है तो भी वही कहानी मिलेगा, y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ, कहानी में क्या चेंज रहेगा, वही कहानी रहेगा। तो वेव राइट साइड जाए या लेफ़्ट साइड जाए, कहानी में कोई भी चेंज नहीं रहेगी। सिर्फ बात यह है कि इसमें एक्स राइट साइड मेज़र करेंगे, इसमें एक्स लेफ़्ट साइड मेज़र करेंगे। लेकिन जब लेफ़्ट साइड जब वेव जा रहा है, एक्स का वैल्यू नेगेटिव से सब्स्टिट्यूट किया जाता है, मतलब एक्स के अंदर नेगेटिव साइन रहता है। एक्स के अंदर नेगेटिव साइन रह के इस माइनस को प्लस कर देता है। इस माइनस को प्लस नहीं करना चाहिए, ये माइनस जो है माइनस ही रहना चाहिए। माइनस जो है माइनस ही रहने के लिए इसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक माइनस है, एक्स के अंदर एक माइनस है, तो ये माइनस के साथ ये प्लस मिलके माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे जो माइनस था उसको माइनस ही मेंटेन करने के लिए इसको प्लस करना पड़ेगा। सो जब भी वेव राइट साइड ट्रैवल करेगा तो वेव इक्वेशन ऐसे रहेगा, जब भी वेव लेफ़्ट ट्रैवल करेगा तो वेव इक्वेशन ऐसे होगा। मतलब टी टर्म एक्स टर्म के बीच में प्लस है अगर, तो वेव ट्रैवल कर रहा होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। टी टर्म एक्स टर्म के बीच में माइनस अगर है तो वेव ट्रैवल कर रहा होगा राइट साइड डायरेक्शन में। ये हुए वन मोर। अब एक दूसरा कहानी देखते हैं जिसमें ऑरिजिन पे रहने वाला पार्टिकल t इज़ इक्वल टू T1 पे डिस्टर्ब होना शुरू किया, और नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद ये डिस्टर्ब हुआ, फिर ये डिस्टर्ब हुआ, फिर ये डिस्टर्ब हुआ, फिर ये पार्टिकल, यहाँ का मतलब x डिस्टेंस में रहने वाला पार्टिकल जो है ये डिस्टर्ब हुआ t इज़ इक्वल टू T2 पे। वंस अगेन इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ द टाइम इंटरवल फॉर विच दिस पार्टिकल इज़ इन वाइब्रेशन। कितना टाइम के लिए वाइब्रेशन में रहेगा ये,
ये वाइब्रेशन में कितना टाइम के लिए रहेगा। ये शुरू किया t=t2 पे। प्रेजेंट टाइम हमेशा t कहलाता है और प्रेजेंट टाइम को मैं 10 कहूँगा, t2 को मान लो मैं 7 कहूँगा। तो ये पार्टिकल वाइब्रेट हुआ होगा फॉर ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 - 7। सो y इज़ फंक्शन ऑफ 10 - 7। 10 मतलब t, 7 मतलब t2। सो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला होगा y = फंक्शन ऑफ t - t2। और यहाँ पे t = t1 से लेकर t = t2 तक का टाइम इंटरवल में क्या हुआ, डिस्टर्बेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल किया। मतलब डिस्टर्बेंस x डिस्टेंस ट्रैवल करके आगे बढ़ रहा है इतना टाइम इंटरवल में। सो इसका डिस्टर्बेंस का स्पीड जो है, डिस्टर्बेंस जो ट्रैवल करने का स्पीड नथिंग बट वेव वेलोसिटी = डिस्टेंस ट्रैवल्ड x बाई टाइम जो है t2 - t1। तो इसमें से t2 - t1 = x बाई वेव वेलोसिटी। सो t2 = बन जाएगा x बाई v प्लस t1। तब इसको लाके यहाँ रखते हैं। y = फंक्शन ऑफ t - t2। माइनस t2 जो है माइनस x बाई, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है t2, चलो ब्रैकेट में लिखता हूँ x बाई v प्लस t1 ऐसे। सो t2 के प्लेस में जो भी लिखना चाहिए लिख लिया मैंने। तो y = अभी बन जाएगा फंक्शन ऑफ t - x बाई v माइनस t1। तो हमको क्या मिलेगा, y इज़ फंक्शन ऑफ t - x बाई v के अलावा माइनस t1। t1 नथिंग बट द टाइम इंस्टेंट एट विच origin starts disturbance। जिस टाइम पे ऑरिजिन पे रहने वाला पार्टिकल डिस्टर्ब होना शुरू होगा, दैट टाइम आल्सो वी हैव टू राइट हियर एंड दिस इज फर्दर बेटर इक्वेशन। अब ये वेव राइट साइड जा रहा तो लेफ्ट साइड जा रहा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड अगर जा रहा है तो हमको चलो देख लेते हैं एक बार, लेफ़्ट साइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा। लेफ़्ट साइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इसी कहानी को अगर वेव लेफ़्ट साइड जा रहा है तो क्या होगा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे रहने वाला पार्टिकल, ऑरिजिन पे रहने वाला पार्टिकल डिस्टर्ब होना शुरू हुआ t = t1 पे। डिस्टर्ब होने की वजह से नेक्स्ट पार्टिकल यहाँ का पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है t = t2 पे। और ये जो t = t2 पे डिस्टर्ब होने वाला पार्टिकल ऑरिजिन से x डिस्टेंस पे है, लेकिन ये नेगेटिव x कहा जाता है, नेगेटिव साइन के साथ रहता है ये x। तो अब हमको इस पार्टिकल का, यहाँ पे रहने वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमको। तो यहाँ पे रहने वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ द टाइम इंटरवल फॉर विच दिस पार्टिकल इज़ इन वाइब्रेशन। प्रेजेंट टाइम t होता है, सो ये पार्टिकल वाइब्रेशन में रहेगा फॉर ये टाइम इंटरवल ऑफ t - t2। जो पुराना कहानी है वही कहानी। तो y = फंक्शन ऑफ t - t2। t2 का कहानी के लिए इधर देखते हैं। t2 का कहानी के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेव वेलोसिटी। वेव जो है नथिंग बट डिस्टर्बेंस जो है यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना टाइम में, t2 - t1 टाइम इंटरवल में। इसमें x का वैल्यू जो है हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। x का वैल्यू पॉजिटिव नोट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि x के अंदर ही माइनस रहता है, यही याद रख लो, x के अंदर ही माइनस रहता है। इस x के अंदर माइनस रहता है, उस माइनस को हटाने के लिए मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। x के अंदर ही माइनस रहता है, उस माइनस को हटाने के लिए मुझे माइनस लिखना पड़ेगा।
अब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वेव वेलोसिटी होगा। सो T2 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वेव वेलोसिटी प्लस T1। तो अब ये T2 के प्लेस में माइनस एक्स बाई वेव वेलोसिटी प्लस T1 ऐसे लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t प्लस एक्स बाई वेव वेलोसिटी, और ये माइनस टी वन ही रहेगा। तो इसमें भी माइनस T1 वैसे ही है, इसमें मतलब सेम इक्वेशन आएगा, सिर्फ x का साइन बदलेगा। x का साइन बदलेगा क्योंकि x के अंदर नेगेटिव साइन रहता है, इसीलिए x का साइन बदलेगा। तो ऐसा हमको मिल रहा है। तो सिंपली हम याद रख सकते हैं क्या है, सिर्फ x का साइन जो है यही इक्वेशन है, राइट साइड जाए लेफ़्ट साइड जाए यही इक्वेशन है, सिर्फ x के आगे प्लस हो जाएगा, x के लिए प्लस हो जाएगा। अगर ये लेफ़्ट जा रहा है राइट जा रहा है तो x के लिए माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस और प्लस करके लिखता हूँ, ये माइनस ये प्लस। माइनस किसके लिए, राइट साइड ट्रैवल कर रहा है डिस्टर्बेंस अगर, तो माइनस, और प्लस होगा अगर डिस्टर्बेंस लेफ़्ट ट्रैवल कर रहा है। तो डिस्टर्बेंस लेफ़्ट ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, डिस्टर्बेंस राइट ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा। बाकी ये T1 माइनस यहाँ पे मिला, इधर भी हमको T1 माइनस ही मिला। तो ये हमारा y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी से बनने वाले कहानियाँ यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। और दूसरी बातें हमको देखना पड़ेगा आगे। दूसरी बातों को देखने से पहले लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स। Let us do some problems before we go to other theory discussion. Which of the following are disturbance equations? देखो इसमें सबसे पहले हमने डिस्टर्बेंस इक्वेशन कैसे रहेगा उसके बारे में डिस्कस किया। तो उसके आधार पे एक क्वेश्चन, डिस्टर्बेंस इक्वेशन के आधार पे एक क्वेश्चन। उसके बाद वेव इक्वेशन हमने बनाई, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी। उसके बाद उसके अंदर नोट से हमको कुछ कंक्लूजन्स मिले, ये कंक्लूजन से एक क्वेश्चन, एक और कंक्लूजन यहाँ पे हमको मिला, इस कंक्लूजन से एक और क्वेश्चन, और ऐसे जो भी यहाँ पे हमको और क्या है, और ये जो वेव वेलोसिटी का एक इक्वेशन मिला हमको, इसके आधार पे क्वेश्चन, फिर वेव इक्वेशन के कंडीशंस के आधार पे क्वेश्चन, ऐसे हम क्वेश्चंस बनाते जाएंगे। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्टर्बेंस इक्वेशंस, ऐसा क्वेश्चन है। फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू ये कास ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ये टैन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ये सीकेंट ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ये 2 पावर माइनस टी क्यूब, y इज इक्वल टू ये e पावर टी स्क्वेर, y इज इक्वल टू ये बाई बी प्लस सी टी स्क्वेर 7, y इज इक्वल टू और क्या लिखा जाए, लॉग टी स्क्वेर, y इज इक्वल टू लॉग बेस 10, लॉग बेस ई टी, और एक लिखते हैं y इज इक्वल टू एंटी लॉग टी क्यूब। ऐसे आप देखो कास ओमेगा टी का वैल्यू डेफिनेटली कभी ना कभी ज़ीरो होगा, और जिसमें जो भी कैपिटल ए है वो डेफिनेटली स्मॉल ही रहेगा, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये हमेशा स्मॉल रहेगा और ज़ीरो भी होगा, ये हमेशा स्मॉल रहेगा और ज़ीरो भी होगा, कभी ना कभी ज़ीरो भी होगा, नंबर ऑफ़ टाइम ज़ीरो होगा। तो ये है डिस्टर्बेंस इक्वेशन, सही है।
नेक्स्ट, tan ओमेगा टी का वैल्यू जब ओमेगा टी 90 होगा, tan ओमेगा टी इन्फिनिटी पे जाएगा, इसीलिए ये डिस्टर्बेंस इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि y का वैल्यू हमेशा स्मॉल रहनी चाहिए। सीकेंट का वैल्यू भी जब cos 0 होगा, सीकेंट इन्फिनिटी होगा, इसीलिए ये वैल्यू भी इन्फिनिटी पे जाएगा, ये सही नहीं है। और 2 पावर समथिंग t है, यहाँ पे t का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है, बढ़ते रहता है, इसीलिए ये इसका वैल्यू हमेशा कम होते रहेगा। सो कभी भी इसका वैल्यू इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा, मतलब कभी भी इसका वैल्यू लार्ज नहीं होगा, इसीलिए ये डिस्टर्बेंस इक्वेशन सही बात है। और ये देखेंगे तो टी स्क्वायर, टी का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, टी स्क्वायर का वैल्यू बढ़ते जाएगा, पावर बढ़ते जाएगा तो वैल्यू बढ़ते जाएगा, ये इन्फिनिटी पे जाने वाला है, तो ये डिस्टर्बेंस इक्वेशन नहीं होगा। और इसमें देखेंगे तो टी का वैल्यू बढ़ते जाएगा, ये वैल्यू कम होते जाएगा और कभी भी ये इन्फिनिटी नहीं होगा, तो ये डिस्टर्बेंस इक्वेशन। लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग, ये समथिंग इन्फिनिटी अगर होता है तो लॉग इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा, इसीलिए ये डिस्टर्बेंस इक्वेशन नहीं होगा। सेम कहानी इसके लिए भी डिस्टर्बेंस इक्वेशन नहीं होगा। और एंटी लॉग का वैल्यू तो और ज़्यादा मिलेगा, तो ये इन्फिनिटी पे बहुत जल्दी चले जाएगा, इसीलिए ये इन्फिनिटी पे जाने के लिए टाइम लगेगा, फिर भी जाएगा, ये बहुत जल्दी चले जाएगा इन्फिनिटी पे, तो ये भी डिस्टर्बेंस इक्वेशन नहीं है। सो डिस्टर्बेंस इक्वेशन को कितने मिले, एक, ये दो मिला, ये तीन मिले, तीन डिस्टर्बेंस इक्वेशंस। अगर एक और इक्वेशन मैं लिखता हूँ ऐसे, y इज़ इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी, ऐसे मैं कहूँगा, तो साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो कुल मिला के ये हो जाएगा ये बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, जो डेफिनेटली ज़ीरो पे जाएगा और डेफिनेटली स्मॉल ही रहेगा, तो ये भी डिस्टर्बेंस इक्वेशन हो जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इक्वेशन। अब इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेव इक्वेशन देखते हैं। सिंपली आइडेंटिफाई वेव इक्वेशंस, ऐसे बोलते हैं। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ़ इक्वेशंस, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। इनमें से कौन सा वेव इक्वेशन है, कौन सा वेव इक्वेशन नहीं है, ये हमको पता करना होगा। इनमें से कौन सा वेव इक्वेशन है, कौन सा नहीं है। ये साइन टर्म, साइन की वजह से डेफिनेटली ज़ीरो होगा, तो y इज इक्वल 0 होगा और हमेशा स्मॉल रहेगा, लार्ज नहीं होगा। और ये x और t का फंक्शन है, फर्स्ट कंडीशन x और t का फंक्शन है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन y 0 डेफिनेटली होगा, और थर्ड कंडीशन y हमेशा स्मॉल। ये सारे बातें इसके अंदर सेटिस्फाई हुए, ये वेव इक्वेशन है। ये कॉट जो है, कॉट का वैल्यू इन्फिनिटी पे जाने वाला है, इसीलिए ये वेव इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे दिस इज़ द फंक्शन ऑफ t कामा x, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, और y का वैल्यू स्मॉल रहेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ज़ीरो होगा, y का वैल्यू ज़ीरो होगा, नहीं होगा, y का वैल्यू ज़ीरो होगा, y का वैल्यू ज़ीरो होगा, लेकिन मतलब ज़ीरो होगा, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ, y ज़ीरो होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। वेव इक्वेशन शुड बी फंक्शन ऑफ x कामा t, ये भी सेटिस्फाई हुआ, लेकिन y हमेशा स्मॉल रहनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसीलिए गलत है। और ये साइन है, ये इसीलिए इसका y का वैल्यू ज़ीरो भी होगा, स्मॉल ही रहेगा, और फंक्शन ऑफ x कामा t होनी चाहिए। सो इक्वेशन के अंदर x और t होनी चाहिए, तो है ये वेव इक्वेशन होगा। और ये कास y हमेशा ज़ीरो रहेगा, सॉरी y हमेशा स्मॉल रहेगा और ज़ीरो भी डेफिनेटली होगा, लेकिन इट शुड बी फंक्शन ऑफ द इक्वेशन शुड बी फंक्शन ऑफ x कामा t, t यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये वेव इक्वेशन नहीं होगा। और इसमें देखेंगे तो x नहीं है, इसीलिए वेव इक्वेशन नहीं होगा। और इसमें देखेंगे तो log ऑफ समथिंग का वैल्यू इन्फिनिटी पे जा सकता है, इसीलिए ये वेव इक्वेशन नहीं होगा। सो दिस इज़ रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेव इक्वेशन एंड डिस्टर्बेंस इक्वेशन। ऐसा कोई क्वेश्चन हम बना सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम, फाइंड
वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स ए एंड बी। डायग्राम किसके बारे में है? एक्स और वाई का डायग्राम है। यहाँ पे एक्स और वाई का डायग्राम है। एक्स और वाई का डायग्राम कैसे बना? कोई तो टाइम इंस्टेंट पे, मान ले यहाँ पे t=t1 नाम वाला टाइम इंस्टेंट पे डिफरेंट पार्टिकल्स हम देख रहे हैं। तो ऐसे कुछ एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक 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 यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक डिफरेंट, दीज आर दी डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। ये सारे पोजीशंस को कनेक्ट करते हुए जो लाइन बना हुआ है दैट इज़ द ग्राफ बिटवीन वाई एंड एक्स। अब इसमें यहाँ पे दिया है ए नाम का पार्टिकल और यहाँ पे दिया है बी नाम का पार्टिकल, और ये नाम के पॉइंट के पास ऐसा एक लाइन बना के हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नोट करके दिया है 60 डिग्री। यहाँ भी लाइन बना के हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना के दिया है 30 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है। तो हमको चाहिए ये और बी जो पॉइंट्स है इन दोनों के वेलोसिटीज चाहिए। और क्वेश्चन में वेव वेलोसिटी इज़ गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड। और सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। तो पार्टिकल ए का वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यहाँ का स्लोप। यहाँ का स्लोप क्या है? ये नेगेटिव स्लोप है, ये माइनस tan 60 इंटू वेव वेलोसिटी 10 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, tan 60 √3 होगा 10। 10 √3 इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी फिर से माइनस स्लोप होगा tan 30, पॉजिटिव स्लोप है, इंटू 1 सेकेंड 10। तो ये बन जाएगा -10/√3 मीटर पर सेकेंड। So these are the velocities of A and B, particles A and B at the given time instant t is equal to t1। ये दोनों जो velocities है t is equal to t1 पे ये दोनों velocities बन रहे हैं पार्टिकल A और B के लिए। ऐसा हम ये जो फार्मूला हमने डेरिव करके रखा है इसको यूज़ कर सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन वेव वेलोसिटी पता करने का। क्वेश्चन लिखा मैंने, कंसिडर फॉलोइंग इक्वेशंस वेव इक्वेशंस एंड फाइंड वेव वेलोसिटी। ऐसा क्वेश्चन मैंने लिखा और इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इक्वेशंस लिख रहा हूँ। उनमें से y इज इक्वल टू एस एन ओमेगा दिस वन, एक और y इज इक्वल टू ये बाई 4 + 5x + 2t होल पावर 4। चलो ये दो इक्वेशंस के लिए हम वेव वेलोसिटी पता करते हैं, फिर और भी इक्वेशंस के लिए वेव वेलोसिटी पता करेंगे बाद में। तो इसमें फर्स्ट वन के लिए वेव वेलोसिटी पता करना है तो v इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू t का कोफिशिएंट 5/x का कोफिशिएंट 10। तो वेव वेलोसिटी हो जाएगा 0.5। और इसमें यूनिट्स के बारे में कुछ नहीं कहा तो ऐसा यूनिट्स ही होंगे मीटर पर सेकेंड। और किधर जा रहा है ये? x और t के बीच में माइनस है मतलब वेव राइट साइड जाएगा। x और t के बीच में माइनस है मतलब वेव राइट साइड जाएगा। और इसके कहानी में v इज इक्वल टू t का कोफिशिएंट 2/x का कोफिशिएंट 5, ये बन जाएगा 0.4। ये भी मीटर पर सेकेंड। किधर जाएगा ये लेफ़्ट में जाएगा क्योंकि t और x के टर्म्स के बीच में, t टर्म
और एक्स टर्म, ये दोनों के बीच में कौन है, प्लस है, इसीलिए वेव लेफ्ट जाएगा। दोनों के बीच में जब भी प्लस रहेगा वेव लेफ्ट जाएगा। चलो एक और इक्वेशन देखते हैं। y इज इक्वल टू ये e पावर माइनस 4t माइनस 5x होल स्क्वायर ऐसे है। और इस क्वेश्चन में दिया है कि t इज़ in मिली सेकेंड, x इज़ इन मीटर। तो अब इस क्वेश्चन में वेव वेलोसिटी, इस क्वेश्चन में वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू t का कोफिशिएंट 4 बाई x का कोफिशिएंट 5। t अगर मिली सेकेंड में रहेगा तो t का कोफिशिएंट मिली सेकेंड इन्वर्स में रहेगा। मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ सेकेंड, इसके इन्वर्स में रहेगा। क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे सिर्फ नंबर आनी चाहिए, डायमेंशंस कुछ भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पावर में डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो ये सिर्फ नंबर होनी चाहिए, ये भी सिर्फ नंबर होनी चाहिए। तो इसका जो भी डायमेंशन होंगे, इसके जो भी यूनिट्स होंगे, उसका इन्वर्स यूनिट्स इस 4 के लिए, इस 5 के लिए होंगे। मतलब x के जो यूनिट है उसका इन्वर्स यूनिट 5 का होगा, t का जो यूनिट है उसका इन्वर्स यूनिट 4 का होगा, और 5 के लिए यूनिट हो जाएगा मीटर इन्वर्स। क्योंकि x का यूनिट है मीटर, तो 5 का यूनिट होगा मीटर इन्वर्स। t का यूनिट मिली सेकेंड है, तो 4 का यूनिट होगा मिली सेकेंड का इन्वर्स। तो अब ये 10⁻³ -1 हो जाएगा, ऊपर 4000, नीचे 5 ही है। ये मीटर इन्वर्स ऊपर जाके मीटर होगा, सेकेंड इन्वर्स नीचे आके सेकेंड होगा, तो मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 यहाँ पे कितनी बार, 8, इसमें 100 टाइम्स। सो वेव वेलोसिटी इज़ गोइंग टू बी 800 मीटर पर सेकेंड। किधर, राइट साइड, क्योंकि x और t के टर्म्स के बीच में नेगेटिव साइन है, x टर्म t टर्म के बीच में नेगेटिव साइन है, इसीलिए राइट साइड वेव वेलोसिटी होगा और होगा 800 मीटर पर सेकेंड। चलो एक और क्वेश्चन देख के बंद करते हैं। इस बार वेव इक्वेशन दिया है कुछ ऐसे, y इज इक्वल टू ये साइन 2t प्लस 5x, ऐसा इक्वेशन दिया है। और इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि t, x आर इन सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड और किलोमीटर में है ये। अब वेव वेलोसिटी क्या होगा, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू t का कोफिशिएंट 2 और यूनिट सेकेंड इन्वर्स बाई x का कोफिशिएंट 5 और यूनिट किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर का इन्वर्स। तो ये 1000 इन्वर्स ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। सेकेंड इन्वर्स नीचे आके सेकेंड होगा, मीटर इन्वर्स ऊपर जाके मीटर होगा, नीचे 5 होगा, 5 यहाँ पे 4 टाइम्स, नथिंग बट ये बन जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे बंद करते हैं इस क्लास को।